क्लास 8 कोशिका विज्ञान के 3 महत्वपूर्ण अंगों। कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी के 3 महत्वपूर्ण अंगों माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और रिक्तिका पर केंद्रित है। कोशिका विज्ञान के 3 महत्वपूर्ण अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, रिक्तिका। तो पहला देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। खोज की थी कोलिकर ने इसकी खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने खोज की थी। नामकरण दिया था माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बेंडा द्वारा दिया गया था। नामकरण किया था माइटोकॉन्ड्रिया का बेंडा। और बायोब्लास्ट अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। कुछ विशेषताएं देखते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसकी आंतरिक झिल्ली के घुमावों को क्रिस्टी कहा जाता है। इसकी आंतरिक झिल्ली के घुमावों को क्रिस्टी कहा जाता है। इसके अंदर के तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर के तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आगे देखते हैं स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ। स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम 70S होता है। स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ। स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम 70S होता है। एटीपी निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे कोशिका की ऊर्जा इकाई या ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। इसे कोशिका की ऊर्जा इकाई या ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। उपनाम है इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा पैदा करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। उपनाम है इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा पैदा करता है। नाभिक या केंद्रक देखते हैं। नाभिक या केंद्रक, इसे केंद्रक का मस्तिष्क भी कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं नाभिक या केंद्रक या न्यूक्लियस को। नाभिक या केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। केंद्रक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। केंद्रक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी खोज की थी। खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी खोज की थी। अध्ययन है केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। कुछ विशेषताएं देखते हैं आगे। यह भी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक यह भी दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। उपनाम है इसे कोशिका का मस्तिष्क या मास्टर कहा जाता है। किसे? केंद्रक को। इसे कोशिका का मस्तिष्क या मास्टर कहा जाता है। कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक में ही शुरू होती है। कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक में ही शुरू होती है। यदि यह पीडीएफ चाहिए तो मात्र 49 रुपये में पूरे जीव विज्ञान को इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अगला है संरचना। केंद्रक झिल्ली यह बाहरी आवरण है। केंद्रक झिल्ली यह बाहरी आवरण है। केंद्रक छिद्र झिल्ली में छोटे छेद होते हैं। झिल्ली में छोटे छेद होते हैं। क्रोमेटिन यह धागे जैसी संरचना होती है। क्रोमेटिन यह धागे जैसी संरचना होती है जो बाद में गुणसूत्र बनाती है।
इसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। क्रोमेटिन यह धागे जैसी संरचना होती है जो बाद में गुणसूत्र बनाती है और इसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। रिक्तिका, रिक्तिका का अन्य नाम भंडारण की थैली। रिक्तिका वैक्यूल, भंडारण की थैली अन्य नाम। रिक्तिकाएं कोशिका के अंदर खाली स्थान जैसी दिखती है और है जो मुख्य रूप से पादप यानी पौधों में कोशिकाओं में बड़ी होती है। खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसकी रिक्तिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। उपस्थिति, यह मुख्य रूप से पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में ये बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है। उपस्थिति, यह मुख्य रूप से पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में ये बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है। अगली विशेषताएं देखते हैं। रिक्तिका की विशेषताएं। पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग, यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा कहती है रिक्तिका। पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग, यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा घेरती है। कौन? रिक्तिका। रिक्तिका का कार्य, यह कोशिका के स्फूर्ति दाब को बनाए रखती है। कोशिका को फूलने और आकार में रहने में मदद करती है। कार्य, यह कोशिका के स्फूर्ति दाब को बनाए रखती है। कोशिका को फूलने और आकार में रहने में मदद करती है। तो आगे देखते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट रिक्तिका की बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट रिक्तिका की बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका रस, रिक्तिका के अंदर भरे हुए तरल पदार्थ को कोशिका रस कहा जाता है। कोशिका रस, रिक्तिका के अंदर भरे हुए तरल पदार्थ को कोशिका रस कहा जाता है। विशेष नोट, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग रिक्तिका होती है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग रिक्तिका होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। फिर अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक भी कहते हैं। मुख्य बातें, खोज की थी। इसकी खोज, क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी। लवक का भाग, यह प्लास्टिड का एक प्रकार है। लवक का भाग, यह प्लास्टिड का एक प्रकार है। झिल्ली, यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। झिल्ली, यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। रचना यानी स्ट्रक्चर, इसकी आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से दो भागों में, क्लोरोप्लास्ट को मुख्य रूप से दो भागों में, आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। तो पहला भाग है ग्रेनम। ग्रेनम, सिक्कों के ढेर जैसी संरचना। ग्रेनम, सिक्कों के ढेर जैसी संरचना। और स्ट्रोमा, तरल पदार्थ वाला भाग। स्ट्रोमा, तरल पदार्थ वाला भाग। फिर आगे देखते हैं उपस्थिति। उपस्थिति, यह मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाई जाता है। यह मुख्य रूप से पादप कोशिका में पाई जाता है। इसका कार्य, इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वर्णक, पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया जाता है। वर्णक, इसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया जाता है। तत्व, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम Mg तत्व पाया जाता है, जैसे कि हाथ से बने चित्र में दिखा गया, मतलब मैडम ने बताया था। तत्व, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम Mg तत्व पाया जाता है। अब डीएनए की संरचनाएं। डीएनए की संरचनाएं, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स, डीएनए एक सीढ़ी की तरह घुमावदार संरचना होती है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स, डीएनए एक सीढ़ी की तरह घुमावदार संरचना होती है। आनुवंशिक पदार्थ, यह कोशिका के केंद्रक में पाए जाता है और आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। आनुवंशिक पदार्थ, यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है।
कोशिका की आंतरिक संरचना। कोशिका की आंतरिक संरचना निम्नलिखित अंग दिखाई दे रहे हैं, जैसे केंद्रक, बैंगनी रंग की बड़ी संरचना जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसके अंदर डीएनए या क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। केंद्रक, बैंगनी रंग की बड़ी संरचना जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसके अंदर डीएनए या क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक के चारों ओर फैली नीले रंग की जालीदार संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया, नारंगी रंग की कैप्सूल जैसी संरचना जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, नारंगी रंग की कैप्सूल जैसी संरचना जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बाएं और नीले रंग की परत दिखाई दे रही है जिससे पदार्थ अंदर बाहर आ रहे हैं। कोशिका झिल्ली बाएं और नीले रंग की परत दिखाई दे रही है जिससे पदार्थ अंदर बाहर आ रहे हैं। अब अगला वीडियो देखेंगे, क्लास 9 देखेंगे।